गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉपिक डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस किया था। नेक्स्ट है हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लास्ट टॉपिक अदर एक्सपेंसेस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, फिनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, ये यहाँ तक हमारा हो चुका है। नाउ अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में क्या आता है? एक्सपेंसेस दैट आर नॉट शोन अंडर द अबव डिस्कस 6 एंट्रीज। अभी तक जितने भी हमने पॉइंट डिस्कस करे हैं, जो खर्चे वहाँ नहीं आए हैं, आर शोन अंडर अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में बी शोन एज, अदर एक्सपेंसेस दो तरह से दिखाए जाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में क्लास 11th में बताया गया था। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड डायरेक्टली ऑन द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। जो माल को बनाने में खर्चा आता है उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, और जो माल बनकर तैयार होने के बाद उसको बेचने के लिए, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड फॉर द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो खर्चा किया जाता है उसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैरेज इनवर्ड, भाड़ा माल को लाने के लिए दिया गया, इनवर्ड मतलब परचेज करने पर, तो ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कैरेज आउटवर्ड्स हमारा इनडायरेक्ट है, आर शोन एज अदर एक्सपेंसेस। Carriage inward is a direct expenses and carriage outward is an indirect expenses। तो ऐसे जो भी खर्चे हैं जो अभी तक आपने आइटम्स डिस्कस करी हैं पहले, उनमें नहीं आते, वो अदर एक्सपेंसेस में आते हैं, बचे खुचे। उसमें भी दो कैटेगरीज हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की सारी आइटम्स कंप्लीट होती हैं। अब इसका थ्योरी पार्ट है। क्लास, जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के मैंने आपको मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझा दिया था। उसके अंदर 4 स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके बारे में हम लोग फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू NCERT सिलेबस, CBSE सिलेबस, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या प्रकृति है, क्या नेचर है। पहला, रिकॉर्डेड फैक्ट्स, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर या अकाउंटिंग में जो भी हम ट्रांजैक्शंस लिखते हैं वो तथ्यों पर आधारित है, फैक्ट्स पर, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। कोई भी ट्रांजैक्शन बिना एविडेंस के नहीं लिखी जाती है। इट मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो जो भी रिकॉर्ड किया गया वो फैक्ट्स पर बेस है, रिकॉर्डेड फैक्ट्स। आपको बस 1 मार्क के हिसाब से तैयारी करनी है बेटा, तो टू द पॉइंट आंसर चाहिए। द रिकॉर्डेड फैक्ट्स मीन्स रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस आर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। अगला है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग करते समय, बिजनेस में किसी भी तरह की अकाउंटिंग करते समय सभी ट्रांजैक्शंस को कन्वेंशंस के बेस पर रिकॉर्ड किया जाता है। Transactions are recorded in the books of account following the accounting concepts and conventions। जैसे कि प्रूडेंस कंसेप्ट है और भी जितने भी हमने 11th में किया था उन सब के आधार पर की जाती है। पहला रिकॉर्डेड फैक्ट होते हैं, दूसरा अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस को फॉलो किया जाता है, थर्ड है आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या है? आपकी NCERT बुक में इन कंसेप्ट्स को पोस्टुलेट्स लिखा गया है। ये वर्ड भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर एग्जाम में अकाउंटिंग पोस्टुलेट्स वर्ड आ जाता है और आपको पता नहीं है इसका मीनिंग क्या है, तो आप क्वेश्चन छोड़कर आ सकते हैं। अकाउंटिंग जो है वो कुछ पोस्टुलेट्स का मतलब होता है बेसिक एजम्पशंस नोन एज पोस्टुलेट्स।
जो मान्यताएं हैं, जब हम किसी अकाउंटिंग करते समय कुछ चीज़ों को अज्यूम करते हैं, उन्हें पोस्टुलेट्स कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग द अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। अकाउंटिंग कंसेप्ट यानी कुछ एजम्पशंस, पोस्टुलेट्स को ध्यान में रखकर की जाती है। एग्जाम्पल, अंडर द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इट इज़ अज्यूम्ड। क्या अज्यूम किया जाता है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो हम लॉन्ग रन के लिए कर रहे हैं, इंडेफिनिट पीरियड के लिए कर रहे हैं, फॉर अ फोर्सिबल फ्यूचर के लिए है। ये सोच के नहीं करते हैं कि आज शुरू करा है तो कल बंद कर देंगे। तो कुछ चीज़ें हम अज्यूम करके चलते हैं, तो कहा जाता है कि अकाउंटिंग कंसेप्ट, गोइंग कंसेप्ट को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये बात भी आपने 11th में पढ़ी थी बेटा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए हैं और ये मैंडेटरी है, आर मैंडेटरी इन नेचर एंड आर द गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिनको पालन करना ज़रूरी भी है। और वैसे भी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में गाइड का काम भी करते हैं, गाइडलाइंस देते हैं कि कैसे किया जाए। फोर्थ फीचर है ये हमारा। फिफ्थ फीचर है हमारा सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब क्या होता है कि हर किसी बिजनेस के अंदर जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसके लिए बड़े सारे तरीके हैं, लेकिन हम सब तरीकों से काम तो नहीं कर सकते, हमें कोई एक तरीका, कोई एक पॉलिसी फॉलो करनी पड़ती है। सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज हैव इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एग्जाम्पल, द चॉइस ऑफ सिलेक्टिंग अ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ये बात आप 11th में जानते हैं कि डेप्रिसिएशन लगाने के कई मेथड हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, लेकिन आप इसमें से कौन सा मेथड चूज करेंगे उसको सिलेक्ट करना। ठीक है। ये उसके बाद ही हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना सकते। और उसके बाद आता है एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स क्या है? Estimates are necessary for preparing the financial statements and have bearing on the financial statement. For example, useful life of a fixed asset is estimated to provide depreciation, estimating expenses or doubtful debts to make provision etc. जब हम अपने किसी एसेट के लिए या डेटर्स के लिए कोई प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हैं, एस्टिमेट करते हैं, तो वो एस्टिमेशन अपने एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिस से किया जाता है अकाउंटिंग करते समय। तो इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्शन अपनी मर्जी से होगा, एस्टिमेट्स अपनी मर्जी से करेगा। इन दोनों को एनसीईआरटी की बुक में पर्सनल जजमेंट के नाम से हेडिंग दिया हुआ है नेचर के अंदर। तो ये दोनों टॉपिक को हम इस तरह भी पढ़ सकते हैं और इन दोनों का एक कॉमन हेडिंग भी बनाया जाता है, पर्सनल जजमेंट। ठीक है। लास्ट आता है नेचर का पॉइंट, सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं बेटा, वो सारी किसके लिए यूजफुल होती हैं? ऑन द बेस जो भी यूजर्स हैं, जिनके साथ, जो हमारी इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच कंक्लूजन्स आर ड्रॉन, जिसके आधार पर ही निर्णय लिए जाते हैं अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी, कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं, एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी, और कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी है, उसकी लायबिलिटीज कैसी हैं। ठीक है। तो क्लास ये आपके 2 पॉइंट्स हो गए यहाँ पर नेचर के। हम पढ़ रहे थे नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप अपनी अपनी अकाउंट्स की बुक में इसको मार्क करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके ये वाले पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है। एग्जाम में ज़्यादातर 2 ही पूछे जाते हैं 1 मार्क क्वेश्चन के लिए। आपको 2 तो बहुत अच्छे से आने चाहिए, बाकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। पहला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं। ये जो स्टेटमेंट है, प्रोवाइड फाइनेंशियल डाटा ऑन इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ये हमें फाइनेंशियल डाटा देता है अपने आर्थिक साधनों से, एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ एन एंटरप्राइज,
ये बताता है कि किसी एंटरप्राइजेस का फिनेंशियल डाटा, उसकी इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ लगाया जा रहा है, उसने किन किन लोगों का पैसा देना है, ऑब्लिगेशंस रिगार्डिंग पेमेंट, तो उसका पूरा चिट्ठा बताता है फिनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा, टू शो implications of operating profit on the financial position of an enterprise। इसके अलावा फिनेंशियल स्टेटमेंट हमें क्या बताती हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑन द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी कितना काम से प्रॉफिट अर्न कर रही है, जो उसकी वित्तीय स्थिति है उसके आधार पर, यानी उस एसेट्स और उन लाइबिलिटीज के आधार पर उसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसा है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन about cash flow to investors and creditors। फिनेंशियल कैश फ्लो फिनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट है, तो उसके अंदर जब हम कैश फ्लो बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ताकि जो लोग बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, फॉर असेसिंग, कंपेयरिंग एंड इवेल्युएटिंग पोटेंशियल कैश फ्लो इन द टर्म्स ऑफ अमाउंट, कि क्या उनकी कैश की परिस्थिति कैसी है, क्या वो बिजनेस उनकी कैश जो पेमेंट की है, जो लायबिलिटी की पे करना है, उनको पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है टू प्रोवाइड सफिशिएंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। फिनेंशियल स्टेटमेंट एक पर्याप्त और विश्वसनीय इंफॉर्मेशन देता है टू वेरियस पार्टीज इंटरेस्टेड इन फिनेंशियल स्टेटमेंट, उन सारे यूजर्स को जो बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप अपने आप भी कोई भी दो लिख सकते हैं जो आपको आसान लगते हैं 1 मार्क के क्वेश्चन में। ठीक है, टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस का सही और उचित व्यू बताता है फिनेंशियल स्टेटमेंट। टू असेस इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट, इससे ये भी पता चलता है कि इस बिजनेस का जो मैनेजमेंट है वो कैसे किया जा रहा है, उसकी प्रभावशाली है या नहीं, कैसे अगर कंपनी अच्छे से प्रॉफिट कमा रही है तो बिजनेस का मैनेजमेंट इफेक्टिव है, अगर अच्छे से प्रॉफिट नहीं कमा रही तो मैनेजमेंट इफेक्टिव नहीं है। इसका मतलब वो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ठीक से नहीं कर रहे, अगर अच्छा है तो अच्छे से कर रहे हैं, दोनों बातें हैं। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस अफेक्टिंग द सोसाइटी, ये 4th पॉइंट में भी था। इंफॉर्मेशन देता है, ये देता है किसको, यूजर्स को। यहाँ ये इंफॉर्मेशन किसको देता है, सोसाइटी को। टू डिस्क्लोज अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड इन द अकाउंटिंग प्रोसेस फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अलावा फिनेंशियल स्टेटमेंट में जो स्टेटमेंट बनाई जाती हैं वो तो बताई ही जाती हैं, इसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि किन पॉलिसीज को फॉलो किया जा रहा है, ताकि यूजर्स उसको और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है पार्टीज इंटरेस्टेड इन फिनेंशियल स्टेटमेंट, और यूजर्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं हम, दोनों में से किसी भी नाम से जाने जाते हैं। तो 2 तरह के यूजर्स हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल, ये सारा टॉपिक हमने क्लास 11th में किया था बेटा। इन चीज़ों जहाँ यूजर्स की बात करते हैं तो आपको 2 बातें मेन इम्पॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि यूजर्स कौन, इंटरनल कौन और एक्सटर्नल कौन, इनका मीनिंग, और दूसरा वाई दे आर इंटरेस्टेड इन फिनेंशियल स्टेटमेंट, हु एंड वाई। 2 वर्ड्स को दिमाग में रखकर आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे इंटरनल यूजर्स हु कौन कौन है, शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज। ये 3 लोग बिजनेस के अंदर से जुड़े हैं। ठीक है, शेयर होल्डर्स कौन होता है, शेयर होल्डर्स आर द पर्सन्स हु इन्वेस्ट इन द शेयर्स ऑफ द कंपनी, जिनके पास शेयर्स हैं। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज अ टीम विच टेक्स डिसीजन अबाउट द कंपनी, सारे डिसीजंस लेती है, दे आर, ठीक है ना। इसके बाद है एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज कौन है, एम्प्लॉयज आर द वर्कर्स हु वर्क फॉर द कंपनी। ये तो इनके मीनिंग है। वाई दे आर इंटरेस्टेड, क्यों इंटरेस्टेड हैं ये फिनेंशियल स्टेटमेंट देखने के लिए। तो पहला आता है शेयर होल्डर्स, इन्होंने पैसा लगा रखा है, इनका रिस्क है उसके अंदर। दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन नोइंग द प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस के प्रॉफिट के बारे में, फिनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है उनकी,
पैसे की मजबूती एंड कैश पोजीशन ऑफ द कंपनी, इसके बारे में जानना चाहते हैं। वाई दे आर इंटरेस्टेड? बिकॉज दे हैव रिस्क इज अटैच विद देम, क्योंकि उनके साथ क्या जुड़ा है? रिस्क जुड़ा है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नॉट ओनली सेफगार्ड द इन्वेस्टमेंट बट ऑल्सो इंक्रीज इट्स वैल्यू बाय द मैनेजमेंट बाय मैनेजिंग द बिजनेस एफिशिएंटली। मतलब एक मैनेजिंग टीम का काम ना केवल बिजनेस को संभालना है बल्कि उसके प्रॉफिट को बढ़ाना भी है। तो मैनेजमेंट मेक्स एक्सटेंसिव यूज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है टू अराइव एट इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ताकि वो उन डिसीजन तक पहुंच सके जो उसने लिए हैं, ये जान सके कि वो डिसीजन जो उसने लिए हैं वो सही हैं या गलत हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करने के लिए उसको चाहिए। कॉस्ट कंट्रोल एंड रिडक्शन, इन्वेस्टमेंट इनटू न्यू प्रोजेक्ट्स एट्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों के लिए मैनेजमेंट को डिसीजन लेना पड़ता है, इसलिए वो इंटरेस्टेड रहते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट को देखने के लिए। एम्प्लॉयज़ आर एंटाइटल्ड टू बोनस एट द एंड ऑफ द ईयर। एम्प्लॉयज़ को साल के अंत में बोनस मिलता है बिसाइड्स द सैलरी के अलावा या वेजिस के अलावा, एंड टेकन एवरी मंथ। जो वो सैलरी और वेजिस हर महीने लेते हैं उसके अलावा एंड ऑफ द ईयर उन्हें बोनस मिलता है। ठीक है। बोनस इज लिंक्ड टू द प्रॉफिट अर्नड बाय एन एंटरप्राइज। बोनस लिंक है किसके साथ? प्रॉफिट अगर कंपनी ज़्यादा कमाती है तो उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट बोनस के रूप में एंड ऑफ द ईयर अपने एम्प्लॉयज़ को देती है। दस द एम्प्लॉयज़ आर मच इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उनके बेचारों को चिंता लगी रहती है कि कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाए तो हमें अच्छे से बोनस मिले। ठीक है। तो ये थे इंटरनल यूजर्स, शेयर होल्डर, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़। अब आते हैं आपके एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स में कौन कौन आते हैं? एक्सटर्नल यूजर्स में बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या हैं? बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड लोन्स टू द बिजनेस। और ये क्यों इंटरेस्टेड रहते हैं? टू इंश्योर द सेफ्टी एंड रिकवरी ऑफ द लोन एडवांस, कि इन्होंने जो पैसा इनको बिजनेस को लोन या एडवांस के रूप में दिया है वो सुरक्षित है या नहीं, इस चीज़ का पता लगाते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर। ठीक है। दूसरा आता है इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन है? जो बिजनेस में पैसा लगा रखा है। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कौन है? जो बिजनेस में पैसा लगाना यानी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं। तो ये लोग क्यों इंटरेस्टेड रहते हैं? वो इसलिए इंटरेस्टेड रहते हैं कि वो वहीं पैसा लगाएं जहाँ पर प्रॉफिट हो रहा हुआ। सो दे आर इंटरेस्टेड व्हाट इज़ द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द एंटरप्राइज, उनकी अर्निंग कैपेसिटी क्या है, एंड हाउ सेफ इज़ देयर इन्वेस्टमेंट, और वो पैसा कितना सेफ है जो इन्होंने लगा रखा है। क्रेडिटर्स कौन है? क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिन्होंने उधार माल बेचा, यानी कंपनी ने जिनसे उधार माल खरीदा, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। बिफोर ग्रांटिंग क्रेडिट, क्रेडिटर्स सेटिस्फाई देमसेल्फ अबाउट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस। तो कोई भी बिजनेस उधार माल देने से पहले कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस चेक करता है कि वो उधार लेने में सक्षम है या नहीं। देन गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड रहती है। क्यों? क्योंकि रिगार्डिंग द टैक्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड इनपुट ऑफ फॉर टैक्सेशन, कि जो उसने टैक्सेशन के लिए भरा है उसके बारे में जो डिटेल है वो सही है या गलत। एंड अदर इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, और सरकार ने जो जो इकोनॉमिक पॉलिसीज लागू करने के लिए कहा गया है कंपनी ने उनको फॉलो किया है या नहीं, इसलिए वो इंटरेस्टेड रहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी। सेबी क्या है? सेबी एंड अदर एजेंसीज लाइक स्टडी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सेबी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपनीज पर निगरानी रखती है। उनकी स्टेटमेंट्स को देखने में क्यों इंटरेस्टेड रहती है? वेदर अ कंपनी इज विद इन इट्स लिमिट्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर इज वेल प्रोटेक्टेड, कि उन्होंने अपनी लिमिट्स के अंदर काम किया है, और ये देखती है कि जिनका पैसा इस कंपनी में शेयर्स के रूप में लगा है क्या वो प्रोटेक्ट है, बचा हुआ है या नहीं, उसको ठीक से इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं।
इन सब चीज़ों के लिए फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखने में ये पार्टीज इंटरेस्टेड रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है लिमिटेशंस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऐसे देखने से तो लगता नहीं है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट में भी कमियां होती हैं, बट होती हैं। जैसे कि पहली कमी है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स केवल उन्हीं चीज़ों की रिकॉर्डिंग करती हैं जिनका एविडेंस है, जिन ट्रांजैक्शन का एविडेंस है। सपोज आप आज कोई मशीन खरीदते हैं 1 लाख रुपए की, तो वो 1 लाख रुपए की ही मशीन दिखाएंगे, चाहे 2 साल बाद उस मशीन की वैल्यू, मार्केट वैल्यू बढ़ भी गई हो या कम भी गई हो, वो उस वैल्यू को नहीं दिखाता। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब है जितने की उसकी वैल्यू बिल में थी वो उतने का ही दिखाता है। Financial statements are based on the past of the historical data. Historical data को दिखाता है, while parties are more interested in knowing, जबकि जो parties हैं वो ये जानना चाहती हैं the present position and future prospects of the concern क्या है। इसको NCERT की बुक में हेडिंग को इस तरह से भी बताया है, do not reflect current situation। इन एसेट्स को जिनको रिकॉर्ड किया गया है उनकी करंट सिचुएशन क्या है, रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, उसको नहीं दिखाता, बल्कि हिस्टोरिकल कॉस्ट प्राइस पर दिखाता है। 10 साल पहले जो चीज़ हमने जितने की खरीदी थी उसी के आधार पर वो डाटा इन्फॉर्म करता है, जो कि एक कमी है फिनेंशियल स्टेटमेंट की। सेकेंड आता है एफ्लेक्टेड बाय एस्टिमेट्स, अनुमान पर आधारित है। मैंने अभी नेचर पढ़ाई थी, उसमें बताया था। डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज़ किए जाते हैं, तो जिससे एक पॉलिसी फॉलो नहीं होने की वजह से कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाता है। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स आर इग्नोर्ड, अकाउंटिंग केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को लिखता है विच कैन बी मेजर्ड इन मनी। इट मीन्स क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट इसके अंदर इग्नोर किया गया है। प्राइस लेवल चेंजेस आर इग्नोर्ड, कीमतों में परिवर्तन आता है। आज हम 1 रुपए की एक पेंसिल नहीं खरीद पाते हैं, जबकि हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि हमारे टाइम में तो 1 रुपए की 10 पेंसिल आ जाती थी। 1 रुपया तो वही है, लेकिन उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई है। पहले 1 रुपए में 10 चीज़ आती थी, आज 1 रुपए में 1 भी नहीं आती है, तो हम नहीं परचेज। तो ये प्राइस लेवल चेंजेस हैं। तो इस तरह की जो रुपए में परिवर्तन आता है, कीमतों में जो परिवर्तन आता है, उसको अकाउंटिंग इग्नोर करता है, नहीं दिखाता है, जिससे सही डिसीजन नहीं निकल पाते हैं। कैन नॉट मीट द पर्पस ऑफ ऑल पार्टीज, बहुत सारे यूजर्स जुड़े हुए हैं तो सभी को संतुष्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, एग्रीगेट इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि फिनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट शो एग्रीगेट इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। देन दे आर ओनली इंट्रीम रिपोर्ट, ये केवल अंदरूनी रिपोर्ट देते हैं, जो हुआ है, जो हो चुका है उसके बारे में बताते हैं। एसेट्स मे नॉट रियलाइज, एसेट्स कितने की रियलाइज होंगी इसके बारे में भी नहीं बताया जाता।